रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन हमें समाज से कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि जब उन घटनाओं को सुनाया जाता है तो ऐसा लगता है कि शायद इस तरीके का केस पहली बार हुआ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखते हैं, डिटेल में जाते हैं तो आप लोग को पता चलता है कि इस तरीके के केस पहले भी होते रहे हैं और ऐसे ऐसे केस हुए हैं कि जिनको जब प्रॉपर तरीके से सुनाया जाता है तो यकीनन दोस्तों अपने कानों पर भी यकीन नहीं होता है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये कहानी सुनने के बाद में आप लोग भी शायद सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएं। आप लोग ये सोचें कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इसी उत्तर प्रदेश में एक शहर मथुरा, और इसी मथुरा के अंतर्गत के थाना आता है हाईवे थाना। और ये जो हाईवे थाना है, इसी हाईवे थाने के अंतर्गत एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इसमें परिवार के मुखिया तेजवीर सिंह, जो कि खुद एक आर्मी के जवान हैं, एंड उनकी पत्नी सुनीता और उनकी बड़ी बेटी सोनम, और घर में एक छोटा बेटा और उनकी एक छोटी बेटी। ये जो पूरा परिवार था, ये टोटल 5 लोगों का परिवार था। जो तेजवीर सिंह थे, जो कि आर्मी से अब रिटायर हो चुके थे, तो ये घर पे ही आ गए थे। अब दोस्तों, एक व्यक्ति जिसने बरसों तक आर्मी में अपनी सेवा दी हो, आर्मी में वो रहा हो, तो वहाँ पर जो डिसिप्लिन उसने फॉलो किया होगा, अगर वो रिटायर होकर घर आए तो हो सकता है कि आप लोग सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति को वो डिसिप्लिन गांव के अंदर ना मिले जो उसने आर्मी के अंदर फॉलो किया है। तो ऐसे में जब तेजवीर सिंह गाँव के अंदर आ जाते हैं, तो जब गाँव के अंदर रहना शुरू करते हैं तो इनका मन भी नहीं लगता। अब जब मन नहीं लगता तो कभी कभी उदास भी रहा करते, क्योंकि दोस्तों आर्मी की नौकरी छोड़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति होता है वो उदास ही रहता है। अब दोस्तों, उसके बाद में जब ये तेजवीर सिंह जो थे, जब ये वहीं पर रहने लगते हैं तो उसके बाद में सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता हूँ। उसके बाद में फरीदाबाद में जाकर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और वहीं पर अपना समय गुजारते और साथ के साथ कुछ पैसे भी आ जाते। अच्छा, जो परिवार था उसमें परिवार में जो पत्नी सुनीता थी और साथ में जो बड़ी बेटी सोनम और घर के 2 छोटे बच्चे, यानी एक बेटा और एक बेटी, ये पूरा ही परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उधर फरीदाबाद में जो तेजवीर सिंह थे, जो जॉब कर रहे थे, उस जॉब से जो पैसे आते, जो सैलरी मिलती, उसको अपनी पत्नी के हाथ पे रखते और इसी से इनका खर्चा पानी चल रहा था। सारी चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। अब दोस्तों, सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। उसके बाद में एक तारीख आ जाती है, 19 जून साल 2022। और 19 जून साल 2022 को जो तेजवीर सिंह की पत्नी सुनीता होती है, वो और उनकी बड़ी बेटी और घर में एक छोटी बेटी घर पे ही होते हैं। बाकी जो उनका बेटा होता है, ये शायद स्कूल गया हुआ होता है। और उसके बाद में तकरीबन 4:29 का समय हो जाता है। 4:29 पर इनके घर का अचानक से बेल बजता है। अब जब इनके घर का दरवाज़ा इस तरीके से खटखटाना, तो इन जो सुनीता होती है, इनको लगता है कि शायद जो बेटा है वो बाहर जो पढ़ने के लिए गया हुआ है वो वापस आ गया है। तो जो बड़ी वाली बेटी होती है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है। अब जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है तो अपने सामने एक लड़के को खड़ा हुआ देखती है, जिसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था और उसके हाथ में इनविटेशन का कार्ड था। वो लड़की उस लड़के को देखती है तो शक पका जाती है, कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा, बाकी के घर वाले जो थे वो अंदर बैठे हुए थे। वो लड़की उस लड़के से पूछती है और इसी बात को लेकर इन दोनों में, यानी उस लड़के में और इस लड़की में हुज्जत होने लग जाती है। अब घर वालों को जब ऐसा सुनाई पड़ता है कि बाहर कैसा शोर है, तो घर वाले जाने की कोशिश करते। लेकिन इससे पहले ही वो जो लड़का था, जो इनविटेशन कार्ड उसके हाथ में था, वो मिठाई का डिब्बा नीचे गिराता है, उस इनविटेशन कार्ड से एक चाकू निकालता है और उस जो सुनीता होती है, यानी तेजवीर सिंह की बड़ी बेटी के ऊपर चाकुओं से हमला कर देता है। वो एक के बाद एक चाकू मारता रहता है। जैसे ही सुनीता जो माँ होती है वो बाहर पहुंचती है, वो कुछ कहने की कोशिश करती, इससे पहले ही वो लड़का उस सुनीता के ऊपर भी चाकुओं से वार कर देता है। सुनीता भी जख्मी हालत में वहीं पर गिर जाती है। बड़ी वाली बेटी तो पहले ही वहाँ पर गिर चुकी थी। अब उसके बाद में जो छोटी वाली बेटी होती है वो भागती है, जो बेटा होता है वो भी उस समय तक आ चुका था, वो भी भागता है। लेकिन इससे पहले ही जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो जो लड़का जो गेट पर खड़ा हुआ था, जिसने माँ और बेटी को इस तरीके से जख्मी कर ज़मीन पर गिरा दिया था, वो खुद के ऊपर भी चाकुओं से वार करने लगता है। खुद भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। अब दोस्तों, एक लड़की जो 12-13 साल की खड़ी हुई है, वो क्या करे, कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है। वो चीखती है, चिल्लाती है, उसकी आवाज़ सुन के आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। आस पड़ोस के जब लोग इकट्ठा होते हैं तो देखते क्या है कि इस घर में जो तेजवीर सिंह की पत्नी सुनीता है वो ज़ख्मी हालत में गिरी हुई है। इनकी जो बड़ी वाली बेटी है वो ज़ख्मी हालत में पड़ी हुई है। साथ के साथ एक लड़का है वो भी ज़ख्मी हालत में पड़ा हुआ है।
लिहाजा उसके बाद में तुरंत पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और पहुंचने के बाद में जो एम्बुलेंस होती है उस एम्बुलेंस को भी बुलाया जाता है। दोस्तों तुरंत वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है और इन तीनों ही जो जख्मी हालत में पड़े हुए थे इन तीनों ही लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंचा जाता है। अब जब हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो जो बड़ी वाली लड़की होती है जिसके ऊपर सबसे पहला हमला किया गया था उस लड़की को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। दूसरी तरफ जो हमलावर लड़का था ये और उस लड़की की माँ जो सुनीता थी ये दोनों अभी भी एक तरीके से मौत और ज़िंदगी के बीच में थे, दोनों का इलाज चल रहा था। लेकिन इसी बीच में पुलिस ये फैसला करती है कि आखिरकार ये सब कुछ हुआ कैसे। लोगों से पूछताछ की जाती है, साथ के साथ उस घटना स्थल वाली जगह पर पुलिस पहुंचती है। वहाँ पर पहुंचने के बाद में जब बारीकी से सारी चीज़ें देखती है तो वहाँ पर एक चाकू जो कि उस इन्विटेशन कार्ड में ही था, साथ के साथ एक मिठाई का डिब्बा और एक बैग मिला था। मिठाई का डिब्बा, इन्विटेशन कार्ड, सब चीज़ें चेक करी, वहाँ से तो कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद में जब उस बैग को चेक किया गया तो उसमें एक आधार कार्ड मिलता है। अब दोस्तों जब आधार कार्ड मिलता है तो पता ये चलता है कि जो आधार कार्ड है ये किसी शिवम कश्यप नाम के व्यक्ति का है। साथ के साथ इस व्यक्ति की डिटेल्स पूरी निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये व्यक्ति तो तकरीबन यहाँ से 200 से या फिर 250 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर का है। अब ऐसे में ये व्यक्ति मुजफ्फरनगर से यही सोच के आया था कि कत्ल करना है, क्योंकि चाकू उसके साथ था इन्विटेशन कार्ड के अंदर। दूसरी तरफ ये भी पुलिस के जहन में था कि आखिरकार इतनी दूर से कोई इस परिवार का दुश्मन कैसे हो सकता है। ये सारी ही चीज़ें जो थी पुलिस के जहन में थी। इसी बीच में जो तेजबीर सिंह होते हैं वो भी फरीदाबाद से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में पुलिस से पूछते हैं कि क्या हुआ, किसने मारा, किसने हमला किया। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये सवाल तो हमारा भी है, क्योंकि इस लड़के को देखिए एक बार, उसका फ़ोटो दिखाया जाता है, क्या तुम इस लड़के को कभी जानते हो। तो जो वो तेजबीर सिंह जी होते हैं वो कहते हैं कि साहब मैं तो इस लड़के को कभी नहीं जानता, मैंने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि हो सकता है कोई परिवारिक रंजिश या फिर कोई ऐसा मामला हो, लेकिन वो साफ तौर से इस लड़के को पहचानने से इनकार कर देते। अच्छा, पुलिस वालों को ये लगता है कि लड़का एक बार होश में आ जाए उससे बाद में इससे पूछताछ कर ली जाएगी। लेकिन ये जो लड़का था ये एक तरीके से ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था और इसकी जो हालत थी अचानक से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। उसके बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसको यहाँ से लेकर कहीं और चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर शायद इसकी हालत जो है वो लगातार क्रिटिकल बनती चली जा रही है और इसको हायर मेडिकल ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक लड़की जिसके ऊपर सबसे पहले हमला किया गया था उसकी तो मौत हो चुकी थी। उस लड़की की माँ सुनीता जो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, साथ के साथ ये लड़का जो हमलावर था जिसने उस लड़की की हत्या कर दी थी, वो खुद भी ज़िंदगी और मौत के बीच एक पतले से धागे पे झूल रहा था। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले किसी भी हाल में इस पूरे केस को सुलझाना चाहते थे। पुलिस वाले ये वजह जानना चाहते थे कि आखिरकार ये लड़का शिवम कश्यप जो कि रहने वाला मुजफ्फरनगर का है, आखिरकार यहाँ पर इतनी दूर चलकर क्यों आया, और इतनी दूर अगर चल के आया तो फिर आखिरकार इसने उस लड़की की हत्या क्यों की, बाद में उसकी माँ के ऊपर हमला क्यों किया। ये सारी ही चीज़ें जानने के लिए पुलिस उस घर में दोबारा से पहुंचती है और उस घर के अंदर 2 लोग और मौजूद थे, यानी उस घर की छोटी बेटी और एक छोटा बेटा। उन दोनों से भी पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो उस घर की छोटी वाली बेटी होती है ये पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाती है कि जिसके बाद ये केस लगभग क्लियर हो जाता है। दरअसल वो लड़की बताती है कि अब से तकरीबन 3 साल पहले, यानी कोरोना के टाइम में, जिस समय लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के समय पर लोग अक्सर ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही अपना टाइम पास किया करते थे। कोई लोग गेम खेलते थे तो कोई टीवी सीरियल्स देखते थे, कोई मूवी देखा करते थे। उसी दौरान इस घर की जो बड़ी बेटी थी वो उसको लूडो खेलने की लत लग जाती है। अब वो ऑनलाइन लूडो खेलती, कभी ऑफलाइन खेलती, कभी घर वालों के साथ खेलती। अब इसी लूडो के दौरान उसकी मुलाकात एक शिवम कश्यप नाम के लड़के के साथ में होती है। अब चूँकि दोस्तों ऑनलाइन लूडो तो उसमें बातचीत एज ए बडी आप ऐड कर लें, मैसेज में बात कर लें, सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद में इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती जो थी वो धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज होने तक पहुंच जाती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में नंबर एक्सचेंज होता है। शिवम कश्यप जो था वो इस लड़की को प्रपोज करता है। अच्छा, ये जो लड़की थी ये भी एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद में समय यूँ ही गुजरने लगता है। अब ये दोनों मिलने मिलाने की बातें करते हैं। तो जो शिवम कश्यप था जब इस लड़की से कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो ये जो लड़की थी ये साफ तौर से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो गाँव में रहती है और यहाँ पर मिलना पॉसिबल नहीं होगा, लिहाजा कुछ दिनों के बाद में ऐसा हो सकता है कि मैं नोएडा जाने वाली हूँ और वहाँ पर तुमसे मुलाकात हो सकती है। उसके बाद में ये लड़की नोएडा जाती है और वहाँ पर शिवम कश्यप से इसकी मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है तो उसके बाद में इन दोनों का जो प्यार होता है ये और ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ में मरने मराने की कस्में खाने लगते हैं। अब समय यूँ ही गुजरता है, लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि चीज़ें होती हैं ये परिवार को किसी न किसी दिन पता चल जाती है। आखिरकार इस लड़की की जो माँ सुनीता होती है उनको इस बात की खबर लग जाती है। अब उनको जब खबर लगती है तो अपनी बेटी से इस बारे में बात करती है। वो कहती है कि देखो तुम जो कर रही हो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, महज 15-16 साल की तुम्हारी उम्र है, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, और अगर तुम ये सारी चीज़ें बंद नहीं करोगी तो मैं इस बारे में तुम्हारे पिता से शिकायत करूँगी। अब जैसे ही ये लड़की ये सुनती है कि पिता तक बात पहुँच जाएगी, पिता चूँकि एक आर्मी के जवान हैं
तो इसलिए इस लड़की को बहुत ज़्यादा भय लग जाता है। उसके बाद में ये जो शिवम कश्यप का मोबाइल नंबर था उसको ब्लॉक करती है, साथ के साथ फेसबुक और इंस्टा आईडी ये सारी चीज़ें डिलीट करती है और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती है। इधर जब शिवम को अचानक से जिस लड़की से वो बात करता था उस लड़की से जब उसकी बातचीत बंद होती है तो ये बड़ा परेशान अलग अलग नंबर से उस नंबर पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो नंबर उसने दिया था अपनी माँ का। कई बार इसकी बात उस लड़की से होती भी है। अच्छा, लड़की इससे साफ तौर से इनकार कर देती है, कहती है कि देखो हमारे बीच में जो कुछ हुआ उसे तुम भूल जाओ, क्योंकि मेरे परिवार में पता चल चुका है और मेरी अभी उम्र ही क्या है, मेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो बेहतर यही होगा तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ। और उसके बाद में ये लड़की फ़ोन कट कर देती है। अब यहाँ पर शिवम के दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी। पहली चीज़ तो उसके दिमाग में ये चल रही थी कि अगर इसकी शादी किसी से होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। दूसरी चीज़ इसके दिमाग में ये भी चल रही थी कि इस लड़की ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए ये सोचता है कि अब जो बात होगी वो इसके घर पे ही जाके होगी। उसके बाद में 19 जून साल 2022 को ये अपने घर पे बोलता है कि उसकी नौकरी लग चुकी है और वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है। और उसके बाद ये पहुंच जाता है इसी लड़की के घर पर। दरवाज़ा नॉक करता है, यही लड़की दरवाज़ा खोलती है और वो इसे देख के थोड़ी सी चौंक जाती है। वहाँ पर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। ये उसकी माँ से बात करना चाह रहा था लेकिन लड़की इनकार कर देती है और इससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हमारा तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है, अगर कुछ छोटी मोटी कुछ बात हुई थी तो उसको भूल जाओ। लेकिन ये जो लड़का था इसके ऊपर मोहब्बत का कुछ ऐसा जुनून सवार था कि ये किसी भी हाल में उस लड़की को पाना चाहता था, इसलिए ये चाकू से उसके ऊपर हमला कर देता है। जब उस लड़की की माँ सुनीता उसको बचाने के लिए पहुँचती है तो उसके ऊपर भी ये हमला कर देता है। बाद में खुद के ऊपर भी हमला करता है, यानी खुदकुशी करने की कोशिश करता है, क्योंकि सोच रहा था जिस लड़की से मोहब्बत की थी वो भी नहीं रही तो मेरा क्या होगा। बाद में इस लड़के को और उसकी जो माँ थी उस लड़की की, उस दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। आखिरकार ये जो लड़का होता है कुछ महीनों तक तो हॉस्पिटल के अंदर रहता है लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी इस पूरे मामले में चार्जशीट सारी चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं लेकिन अभी कोई फैसला नहीं आया। जो भी फैसला आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि अगर एक लड़की एक लड़के से ये बोल रही है कि चलो ठीक है जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब इन चीज़ों को भूल जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ, तो ऐसे में उस लड़के को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था। क्या उसकी उसे जान लेने का अधिकार था? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो हमारे कमेंट चैनल पर कमेंट्स आए हैं उसमें देव कुमार जी लिखते हैं सुपर कहानी है बढ़िया, तो देव कुमार जी शुक्रिया। विनोद उपाध्याय हैं लिखते हैं हमेशा की तरह बहुत अच्छी प्रस्तुति है, तो विनोद उपाध्याय जी शुक्रिया आपका। जावेद अंसारी हैं लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं मलिक भाई कहानी अच्छी है, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं कहानी बहुत अच्छी है। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी। एक खान जी लिखते हैं कहानी अच्छी है। उसके बाद में लाइव फैक्ट लिखते हैं ऐसी कहानी सुनकर हमारा तो अजीब तरीके की चीज़ें होती हैं। प्रियंका सिंह लिखते हैं भाई आपकी कहानी हमेशा ही वेट रहता है, नाइस स्टोरी भैया। तो प्रियंका सिंह जी बहन शुक्रिया आपका। सिकंदर कुमार लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई बहुत अच्छी कहानी है, शुक्रिया आपका। धीरेन्द्र दहिया हैं लिखते हैं नमस्कार फौजी हमेशा अपनों से ही हारता है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। तो धर्मेंद्र दहिया जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है, मेरी वाइफ बेसिंग यू बेस्ट ऑफ लक, तो शुक्रिया मेरे भाई। एमडी कासिम में लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई गुड स्टोरी, तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक भाई शुक्रिया आपका। शाकिर हुसैन है जो लिखते हैं नाइस स्टोरी शुक्रिया। एक खान है लिखते हैं बहुत अच्छी स्टोरी है। अब्दुल मुस्तकी हैं अब्दुल मुस्ताक हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर लाइक योर स्टोरी मोर देन सुपर, तो भाई शुक्रिया। उसके बाद में राजू सोलंकी लिखते हैं भाई मैं राजू सोलंकी बेंगलोर से हूँ और आपकी कहानी सुनता हूँ, मेरा नाम नहीं लिया नाइस कहानी, तो राजू सोलंकी जी आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, अब्दुल मुस्ताक कमेंट्स करते हैं बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। डी के राज कमेंट्स करते हैं शुक्रिया। उसके बाद में इस्लामिक व्यूवर लिखते हैं भाईजान कैसे हो आप, बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रदर ऑल द बेस्ट, शुक्रिया आपका। प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करते हैं। गोंडनवाल जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। दिनेश कुमार जी, मोहम्मद रियाज जी, लईक अब्बास आगे भी कमेंट्स करते हैं, तो कई कमेंट्स लईक अब्बास जी के, मंसूरी भाईजान जी हैं, राशिद खान जी हैं। उसके बाद में प्यारे लाल दुबे जी कमेंट्स करते हैं, लईक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं, दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं, नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में प्रियंका सिंह कमेंट्स करती हैं, मंसूरी भाईजान कमेंट्स करते हैं, राज सोलंकी कमेंट्स करते हैं, सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में साहिल द शील्ड करके कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में ए के खान जी कमेंट्स करते हैं, लाइव फैक्ट ये कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में सुरेंद्र शर्मा जी कमेंट्स करते हैं, बालिश बिहारी जी कमेंट्स करते हैं, अब्दुल रज़ाक जी कमेंट्स करते हैं, नसीर अहमद जी कमेंट्स करते हैं, लईक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं, हैरी छेत्री जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में हैरी छेत्री जी का एक और कमेंट्स आया है। उसके बाद में इमरान अली जी कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद जीशान जी कमेंट्स करते हैं, लईक अब्बास जी कमेंट्स करते हैं, श्याम कुमार जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।